अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपने पहले सवाल को। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है। तो ए जो ऑप्शन है वो है कम्युनियस और कम्युनिकेयर। बी ऑप्शन है कम्युनिस्ट और कम्युनियन। सी ऑप्शन है कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म। और डी ऑप्शन है कम्युनियन और कॉमन सेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कम्युनियस और कम्युनिकेयर। नेक्स्ट सवाल है, चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूहों से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं। तो ए है मास लाइन कम्युनिकेशन, बी है ग्रुप कम्युनिकेशन, सी है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, डी है डायलॉग कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मास लाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सवाल है, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। ए है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, बी है इन ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, सी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है। तो ए ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है द इंडियन एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है द हिंदू, डी ऑप्शन है द डेकन हेराल्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल है, भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। तो ए ऑप्शन है के ए अब्बास, बी है सत्यजीत रे, सी है बी आर चोपड़ा, डी है दादा साहब फाल्के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है। तो ए है इंफोटेनमेंट, बी है एजुटेनमेंट, सी है एंटरटेनमेंट और डी है पावर इक्वेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एजुटेनमेंट। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है। श्रृंखला जो दी हुई है वो है 0, 6, 24, 60, 120, क्वेश्चन मार्क, 336। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये डी कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो इसको जब हम कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में हमारा 0 ही आएगा। अब दूसरा वाला हम देखते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो जब हम इसको करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 होगा और 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब इसी तरह से हम अगला 24 वाला जब करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब कि 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 को हम जब 4 से करेंगे, 4 छक्का 24, यहाँ पे 24 आ गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके आगे का यानी कि हम 3 से जब करेंगे, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 60 वाला। अभी हम लोग 2 से स्टार्ट किए थे, अब हम लोग 3 से स्टार्ट किए हैं। 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 और उसके बाद 5 से करेंगे तो 12 पच्चे 60।
तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जब हम देखेंगे 120 वाला, तो यहाँ पे हम 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 इंटू 5 इंटू 6, तो 4 पच्चे 20, ठीक। और 20 को जब हम 6 से करेंगे तो 20 छका 120, तो यहाँ पे 120 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 5 छका 30, ठीक है। 3 सत्ते 21, यानी कि जब हम 30 को 7 से हम जब करेंगे तो 210 आएगा हमारा। तो यहाँ पे जो होगा हमारा सही आंसर वो होगा 210। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार किया जाना है, जिसमें बालकों की संख्या अधिक हो, और ग्रुप कितने प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। वैसे मैं इसका सही जवाब बता दे रही हूँ आप लोगों को। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि 100 ग्रुप तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 9वां है, एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। पहले 10 सदस्यों का औसत 4.5 है और शेष 30 सदस्यों का औसत 3.5 है। पूरे ग्रुप का औसत क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि मोहन का कूट KMFYL है, तो काउंट का कूट होगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने मोहन लिखा MOHAN, ठीक। तो M का जो मान होता है वो 13 होता है, और O का मान होता है 15, और H का मान होता है 8, और A का मान होता है 1, और N का मान होता है 14। अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे K हो गया, और M हो गया, F हो गया, और Y हो गया, नेक्स्ट L हो गया। तो K का हमेशा मान होता है 11। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 11 आ गया, तो -2 किया है। कितना किए हैं? -2। और नेक्स्ट यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे 13, तो यहाँ पे भी जब 15 में से -2 करेंगे तो 13 आएगा। यहाँ पे भी माइनस हुआ है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ है, और यहाँ पे भी A को जब हमने माइनस किया है तो यहाँ पे 25 आएगा। तो ये भी -2 हुआ है, और 14 का जब हम करेंगे तो यहाँ पे आता है 12, तो यहाँ पे भी 2 का, यानी कि हमें 2 का माइनस करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि काउंट। यहाँ पे हमने काउंट लिखा COUNT, काउंट, ठीक है। तो C का यहाँ पे मान होगा 3, यहाँ पे 15 होगा, और U का होता है 21, N का होता है 14, और T का होता है 20। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस जब करेंगे 2, तो यहाँ पे A होगा, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो M होगा, और यहाँ पे 19 होगा। 19 का मतलब है यस, और N में जब हम 2 माइनस करेंगे तो L होगा, और यहाँ पे R होगा। इस तरह से AMSLR, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, दो व्यक्तियों A और B की आयु का जोड़ 50 है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो A और B की वर्तमान आयु है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 30 और 20। ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि A का अर्थ घटाना है और B का अर्थ गुणा है,
और सी का अर्थ ऑब्लिक है, विभक्त करना है, और डी का अर्थ है जमा यानी कि जोड़। तो यहाँ पे 90 डी, मतलब हमने लिख लिया यहाँ पे 90, ठीक है 90। अब डी का मान क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डी का मान है प्लस। नेक्स्ट हमने लिख लिया 9। अब ए का मान क्या है, ए का मान है घटाना, और उसके बाद हमने लिख लिया है 29, और सी का जो मान है वो ऑब्लिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे 10 है, और बी का जो मान होता है वो इंटू होता है, और यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। तो अब इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा डी, यानी कि 14। नेक्स्ट सवाल है, कृपया अभिकथन 1 और अभिकथन 2 पर विचार करें और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो अभिकथन 1 है, बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, चोर उन्हें तोड़कर आपकी संपत्ति ले जा सकते हैं, लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते, अतः आपको अपनी संपत्ति स्वर्ग में रखनी चाहिए। अब अभिकथन 2 है, मनुष्यों के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता है, किसी चिरस्थायी विशेषता के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और उसकी किरणों की प्रक्रिया का परिणाम है। अब हम लोग कूट देखेंगे। ए है अभिकथन 1 और 2 दोनों ही तर्क हैं। बी है अभिकथन 1 तर्क है किंतु अभिकथन 2 नहीं है। सी है अभिकथन 1 तर्क है किंतु अभिकथन 2 नहीं है। डी है दोनों ही अभिकथन तथ्यों का स्पष्टीकरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अभिकथन 1 तर्क है किंतु अभिकथन 2 नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन है सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, बी ऑप्शन है कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं, सी ऑप्शन है कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है, सदैव सत्य, सदैव असत्य, कभी सत्य कभी असत्य, और डी ना सत्य और ना ही असत्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कभी सत्य होती है और कभी असत्य होती है। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कूट में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षक, परीक्षार्थी, अधिवक्ता, मुवक्किल, गुरु। तो यहाँ पे होगा इसका शिष्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिष्य। नेक्स्ट सवाल है, यदि इस कथन को सत्य माना जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं, 2 है सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, और तीसरा है कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, और चौथा है कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते हैं। अब हमें कूट में देखना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4 सही हैं। मतलब कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सही कूट का चयन कीजिए। निगमन यानी डिडक्टिव तर्क ये दावा करता है कि निष्कर्ष एक जो है वो निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं करता है। 2 है निष्कर्ष अंतिम रूप से आधारों द्वारा पुष्ट होता है।
3 है, यदि निष्कर्ष असत्य है तो आधार या तो सत्य होंगे या असत्य। चौथा है, यदि आधारों का संयोजक सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, समाज सेवाओं में ऐसे कितने कार्यकलाप हैं जिनमें वर्ष 2008-9 में समाज सेवाओं पर हुए कुल खर्च का 5% से कम खर्च हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब 3। नेक्स्ट सवाल है, समाज सेवाओं पर व्यय किस वर्ष में उच्चतम दर पर बढ़ा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब 2008 और 9 में। नेक्स्ट सवाल है, व्यय में हिस्से की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से कार्य लगभग स्थिर रहे हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी है अनुजाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण, सी है सूचना तथा प्रसारण, डी है समाज कल्याण तथा पोषण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सूचना तथा प्रसारण। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मद का व्यय का हिस्सा दिए गए वर्षों में शेष 3 मदों के लगभग बराबर है? तो ए है सूचना तथा प्रसारण, बी है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण, सी है श्रम और रोजगार, डी है समाज कल्याण और पोषण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, समाज कल्याण और पोषण। नेक्स्ट सवाल है, ये तालिका दी हुई है और इसे देखकर हमें 19 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग आते हैं अपने 23वें क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में समाज सेवाओं के निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 2007-8 से 2010-11 के दौरान व्यय में अधिकतम वृद्धि दर पाई गई है? तो यह शिक्षा, खेल तथा युवा कार्य, बी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण, सी है समाज कल्याण और पोषण, डी है समग्र समाज सेवाएं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण। नेक्स्ट सवाल है 24, यानी 24 में से कौन सी मदों में वर्ष 2007-8 में 2009 और 10 के दौरान व्यय में अधिकतम गिरावट दर पाई गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा ए है श्रम और रोजगार, बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सी है समाज कल्याण और पोषण और डी है शिक्षा, खेल और युवा कार्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम और रोजगार। नेक्स्ट सवाल है, ALU का अर्थ होता है? तो ए है अमेरिकन लॉजिक यूनिट, बी है अल्टरनेट लोकल यूनिट और सी है अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट और डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसे कहते हैं? ए है माइक्रो प्रोसेसर, बी है सिस्टम बोर्ड, सी है डॉटर बोर्ड और डी है मदर बोर्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मदर बोर्ड। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर वायरस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर, बी है बैक्टीरिया और सी है सॉफ्टवेयर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर जो वायरस है वो सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक सही है? तो ए है 17 की पावर 10 बराबर 17 की पावर 16, फिर है 17 की पावर 10 बराबर 17 की पावर 8, फिर 17 की पावर 10 बराबर 10,111 की पावर 2, फिर है 17 की पावर 10 बराबर 10,001 की पावर 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है,
MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है डॉट PDF, डॉक, फिर है डॉट डॉक्स, फिर है डॉट टैक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि डॉक्स। नेक्स्ट सवाल है, एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ए है TCP, बी है FTP, सी है SMTP और डी है POP। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, POP। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? तो इसका जो सही जवाब होगा, ए है आर्द्र स्थल वेटलैंड्स, बी है फोम उद्योग, सी है तापीय विद्युत संयंत्र और डी है सीमेंट उद्योग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तापीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट सवाल है, जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो ए है सीसा, बी है पारा, सी है कैडमियम, डी है जिंक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पारा के कारण हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? ए है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, बी है जाति स्पीशीज की संख्या, सी है जीवित जीवों का आयाम यानी साइज और डी है बायोमास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। नेक्स्ट सवाल है, नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए है जलवायु परिवर्तन, बी है ओजोन क्षय, सी है खतरनाक अपशिष्ट और डी है जैव विविधता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैव विविधता। नेक्स्ट सवाल है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है सौर ऊर्जा, बी है नाभिक ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर और डी है पवन ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर। नेक्स्ट सवाल है, भूकंपों के संदर्भ में रिक्टर स्केल का पर परिणाम एक की वृद्धि का अर्थ है? ए है भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, बी है भूकंपी तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि, सी है भूकंपी तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि और डी है भूकंपी तरंगों की ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापन नहीं है? ए है साक्षरता दर, बी है सकल नामांकन और सी है लिंग अनुपात और डी है आयु प्रत्याशा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लिंग अनुपात। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? तो ए है यूके में, बी है यूएसए में, सी है ऑस्ट्रेलिया में और डी है कनाडा में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में। नेक्स्ट सवाल है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ए है राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्य हो। दूसरा है, उसको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है। तीन है, उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। और चौथा है, उनकी निश्चित अवधि होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट में है 1 और 4 और बी में है 2 3 4, सी में है 3 4 और डी में है केवल 1। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 और 4। तो उनकी निश्चित अवधि होती है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। तो 1 और 4 इस तरह से सही है। नेक्स्ट सवाल है 40, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
भारतीय उच्च अधिकारी में परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? ए है हिज एक्सीलेंसी, 2 है महामहिम, 3 है माननीय और 4 है श्री श्रीमती। तो कूट में देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है 1 और 3, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब 1 और 2। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय आपातकाल स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? ए है राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, बी है दूसरा है केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, 3 है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, और चौथा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 2 और 3। 2-3 में हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, और तीसरा है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे निर्धनता कम करो कार्यक्रम। तो यहाँ पे मिड डे मील दिया हुआ है, मानव विकास योजना, इंदिरा आवास योजना IAY, और सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, और न्यूनतम जो है वो मनरेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं। जैसे कि कूट में हम लोग देखेंगे, छोटा करते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा 42 का ए है, तो यानी कि ए का जो होगा वो 4 होगा। ए का ए का 4 मनरेगा, और बी का 1 यानी मानव विकास योजना मिड डे मील, और सी का होगा 3 राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, और न्यूनतम आवश्यकता योजना वाले का होगा तो 2 वाला इंदिरा गांधी आवास योजना। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण करने के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्थल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। ए है शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बी है छात्र केंद्रित होना चाहिए, सी है सामान्य केंद्रित होना चाहिए, और डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। ए है जानकारी प्रदान करना, बी है छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, और सी है अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, और डी है चर्चा प्रारंभ करने के पहले पहले उन और उसमें भाग लेना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो ए है तर्क वितर्क, बी है सूचना, सी है विचार, और डी है विवाद। तो इसका जो सही जवाब होगा
वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विचार। नेक्स्ट सवाल है, दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है, यानी कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए। शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है। अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा में शिक्षण के संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, जनसंचार कहते हैं, सामूहिक संप्रेषण कहते हैं, आमने सामने संप्रेषण कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है? एक है प्रभाव गुणक, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स और डी है I10 इंडेक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रभाव गुणक होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है, मतलब अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयरों स्टॉकों को प्रकट करना, केवल किसी PhD शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना, किसी शैक्षिक पात्रता की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र का गोपनीय आंकड़ों पर अपने सहयोगियों से चर्चा करना, और डी है एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? ए है सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, बी है कोटा प्रतिदर्श, सी है निर्णय प्रतिदर्श और डी है स्तरबद्ध प्रतिदर्श। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्तरबद्ध प्रतिदर्श। निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे गए हैं? ए है शर्मा वी 2010, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैग्रा हिल, बी है शर्मा वी 2010, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैग्रा हिल और सी है शर्मा वी 2010, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैग्रा हिल और डी है शर्मा वी 2010, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैग्रा हिल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। शोध समस्या का निर्धारण, नंबर 2 है शोध उद्देश्यों की सूचीबद्ध करना और 3 है डेटा संग्रहण और 4 है कार्य प्रणाली और 5 है डेटा विश्लेषण और 6 है परिणाम और चर्चा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब कि पहले एक, फिर दो, एक, दो, उसके बाद ये होगा 3, फिर यहाँ पे होगा ये 4, ये होगा 5, ये होगा 6। इस तरह से होगा। पहले जो होगा वो शोध समस्या का निर्धारण होगा, फिर दूसरे नंबर पे होगा शोध उद्देश्यों का सूचीबद्ध करना होगा और तीसरे नंबर पे होगा कार्य प्रणाली, चौथे नंबर पे होगा डेटा संग्रहण और पांचवें नंबर पे होगा डेटा विश्लेषण, छठे नंबर पर होगा परिणाम और चर्चा। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट सवाल है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। बी है परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होता है। सी है परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। डी है वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वैज्ञानिक परिकल्पना एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अब हमें नेक्स्ट देखना है निर्देश प्रश्न संख्या 55 से 60 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो दिए हुए हैं, विकासशील देशों में और नगरीकरण प्रक्रिया से शहरों का प्रचलित दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार का होता है कि तमाम सुख और सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद इन शहरों के आविर्भाव से पर्यावरणीय अपकर्ष, गंदी बस्तियों और आबादियों का बसना, नगरीय गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अराजकता और यातायात अवस्था के संकेत मिले हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव में ये आश्चर्यजनक है कि विकासशील देशों में पिछले 50 वर्षों में शहरी जनसंख्या में वर्ष 1950 से 300 मिलियन से वर्ष 2000 तक 2 मिलियन तक की अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होने के बाद भी विश्व में बुरी तरह नहीं बल्कि कितनी अच्छी तरह से इसका सामना किया है। सामान्य रूप से शहरी जीवन की गुणवत्ता में जल की उपलब्धता और सफाई के प्रबंधन, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान, संचार और परिवहन व्यवस्था की दृष्टि से सुधार हुआ है। उदाहरणतः एशियाई विशाल देशों जैसे कि चीन, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस के शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों को उन्नत जल सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इनके बावजूद 20वीं शताब्दी के पिछले दशक के दौरान कुल शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार उन्नत जल व्यवस्था की उपलब्धता में कमी आई है। इन देशों में स्वच्छता सेवाओं के महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की है। साथ ही एक दशक में 1990 से 2000 यानी 293 मिलियन से अधिक नागरिकों के अतिरिक्त जनसमूह के लिए भी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इन सुधारों के विषय में तेजी से बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या के पृष्ठपट राजकोषीय चरमराहट और क्लिष्ट मानव संसाधनों तथा गुणवत्ता उन्मुख लोक प्रबंध के मद्देनजर विचार किए जाना चाहिए। तो अब हम सवाल देखते हैं, विकासशील देशों में शहरीकरण प्रक्रिया का प्रचलित दृष्टिकोण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नकारात्मक रहा है। नेक्स्ट सवाल है, विकासशील देशों में 1950 से 2000 यानी एडी तक शहरी नागरिकों में औसत आगमन वृद्धि किसके करीब थी? 30 मिलियन के, 40 मिलियन के, 50 मिलियन के, 60 मिलियन के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि 30 मिलियन के करीब थी। नेक्स्ट सवाल है, शहरीकरण की वास्तविक प्रतिबिंबता होती है। ए है स्थिति को कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है, और बी है स्थिति कितनी बुरी तरह से नियंत्रण में से बाहर हो गई है, और सी है शहरीकरण की रफ्तार कितनी तेज रही है, और डी है पर्यावरण में कितनी तेजी से गिरावट आई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी स्थिति को कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसको शहरी जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जा सकता है? ए है शहरीकरण की गति, और बी है मूल सेवाओं का प्रावधान, और सी है सामाजिक सुख सुविधाओं तक पहुंच, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शहरीकरण की गति। नेक्स्ट सवाल है, लेखक ने इन अनुच्छेद में किस विषय पर केंद्रित कौन सा प्रभाव किया है? ए है ज्ञान का विस्तार, बी है पर्यावरण चेतना, और सी है विश्लेषणात्मक तार्किकता, और डी है वर्णनात्मक अभिकथन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्लेषणात्मक
तार्किकता। नेक्स्ट सवाल है, उपरोक्त अनुच्छेद में लेखक क्या अभिव्यक्त करना चाहता है? ए है शहरी जीवन की कठिनाइयाँ, बी है शहरी जीवन की व्यथा और सी है मानव प्रगति की जागरूकता, डी है विकास की सीमाएं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विकास की सीमाएं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।